हाँ, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है. ओके, दैट इज इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इसको हमने अलग ही रखा हुआ है. ना कि यहाँ के आयनिक बॉन्ड बन रहा है और ना ही यहाँ पर से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसको हमने अलग ही रखा हुआ है. कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं. मतलब और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की भी बात नहीं है और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की भी बात नहीं है. ऑर्बिट है खाली जो हमारे सेंट्रल एटम है वो, और लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो खाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लिगेंड के और वहां पर उनका बॉन्डिंग हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है. ओके, तो वर्नर थियरी के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा था. देन वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली भी वैसा ही है, लेकिन पर्टिकुलरली उसमें जो चेंजेस है और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पता चलता है एंड ऑल, वो सब वहां पर पता चलता नहीं था. एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी में तो ये है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है. क्रिस्टल फील्ड थियरी में तो हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्शन से ही, वो अट्रैक्शन बॉन्ड की वजह से ही कंपाउंड बन जा रहा है. ओके, तो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया. नाउ लास्ट टॉपिक इज देयर, आगे भी है कंसेप्ट. मतलब ये थियरी, ये कंसेप्ट आगे भी बढ़ रहा है, दैट इज लिगेंड. जैसे कि CFT था, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वैसे ही लिगेंड फील्ड थियरी भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी है, पर्टिकुलरली फॉर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. ओके, तो अगर सपोज हम फ्यूचर में कभी भी तुम अगर शायद जाओ वो ब्रांच में, ये ब्रांच में पर्टिकुलरली, तो तुम्हें वो देखने को मिलेगा, अरे यार ये तो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक का तो हमने 12th में पढ़ लिया था, इसके आगे का सपोज हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, लाइक दैट. तो अभी जो हमने पढ़ा उसका इंपॉर्टेंस और उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो देखते हैं. ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो सिंपली सारे पॉइंट्स ही है यहाँ पर. ओके, लास्ट कंसेप्ट और लास्ट थियरी है चैप्टर की, सारे पॉइंट्स ही है और याद रखने हैं. ओके, यहाँ पर वो वैसी वाली लॉजिकल ऐसे बात नहीं चल रही कि यहाँ से ये आएगा वो आएगा अट्रैक्शन होगा, कुछ नहीं. सिंपली इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, दैट्स इट. ओके, यूजेस है, उसके एप्लीकेशन है. स्टार्ट करते हैं. जहां जहां ट्रिक्स की जरूरत हो कि इनको एक साथ रखो तो मैं बता दूंगा, तो वो पॉइंट अगर तुम साथ रखोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा. तुम्हें याद तो सारा ही रखना है, लेकिन उल्टा पुल्टा याद रखा, इससे अच्छा एक ग्रुपिंग में याद रखो. ग्रुप हमारा माइंड वैसे याद रखता है, तो ग्रुप बना देंगे तो याद रह जाएगा. मैं ही बना दूंगा ग्रुप, तो उस सीक्वेंस में याद रख लेना. ओके, चलो. द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. These compounds are widely present in the mineral, plant, animal worlds and are known to play many important functions in the area of the analytical chemistry, metallurgy, biological systems, industry, medicines, सब कुछ. मतलब ये जितना भी पढ़ा ना हमने, वही सब एप्लीकेशंस अभी हम देखने वाले हैं. मिनरल, प्लांट, बायोलॉजिकल सिस्टम में एनिमल हो गए, हम हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई. ओके, सब में ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सब में ही ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. तो कैसे बनते हैं, क्या बनता है? डन. चलो तो स्टार्ट करते हैं. ये तो ऊपर सिर्फ एक सेंटेंस था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत सारी फील्ड में यूज होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एंड पर्टिकुलरली मेटलर्जी एंड ऑल, सारे फील्ड में. ओके, तो वो अभी वन बाय वन हम देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाइंड यूज इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस. फिर से क्या ये जो हमारे, ये मैं मार्क करते जाऊं, ऐसे तुम्हें अगर करना हो तो तुम कर सकते हो. मेरा तो मैं तो रब कर दूंगा, लेकिन तुम अच्छे से, लेकिन क्या अच्छे से, अब तो बुक का फुल यूटिलाइजेशन कर ही लेना है. ओके, एग्जाम है अभी तो. ओके, कहने का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस. मतलब सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं. तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बेस पे पहले तो हमें पता चलेगा कि अंदर कौन सा सेंट्रल एटम है. अगर कॉपर होगा तो कुछ अलग कलर होगा, कोबाल्ट होगा तो कुछ अलग कलर होगा. डन. तो कौन सा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली कलर होगा. तो पहले तो आइडेंटिफाई करो. तो आइडेंटिफाई किया मतलब तुमने क्या किया? क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि कौन सी क्वालिटी का है, मतलब कौन सा सेंट्रल एटम है, क्या जुड़ा हुआ है एंड ऑल. ओके, और अगर वो पता चल गया तो उसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि अच्छा ये है तो वो कितना है, कितने अमाउंट में है, उसका मास क्या है, वो एनालिसिस भी हम करते हैं.
मतलब वो हम बोलते हैं ना कि यहाँ Na+2 में है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, Cr+2 में है, Cr+3 में है, तो वहां से उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो सब कुछ हमने जो आगे डिस्कस किया है डिफरेंट चैप्टर्स में कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर भी। ओके, तो वो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, वो सब कुछ हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा। तो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी मिल गया। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, उसके कलर के बेस पे पहले तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सेंट्रल एटम एंड ऑल सब कुछ जुड़ा हुआ है, और फिर उसका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव तो कर लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम करते हैं। ओके, देन द फैमिलियर कलर रिएक्शंस गिवन बाय मेटल आयंस विद अ नंबर ऑफ लिगेंड्स, एस्पेशली chelating ligands, as a result of formation of coordination entities, form the basis for their detections and estimations by classical and instrumental methods of analysis। मतलब वही चीज जो मैंने अभी तुम्हें बताई, वो किलेटल लिगेंड जो होगा, ओके, वो क्या है, वो तो हमने देख लिया था, साइक्लिक है, वही किलेट है। ओके, किलेट लिगेंड मतलब क्या, साइक्लिक बनाता है, सेंट्रल एटम है, कल भी हमने देखा था सेंट्रल लिगेंड है, सपोज निकल +2 के साथ वाटर एक्वा जुड़ा हुआ है 6, देखा था ना हमने एक एग्जांपल कि 6 एक्वा जुड़ा हुआ था, उसका कोई अलग कलर। देन हमने 2 H2O को निकाल के एक EN डाल दिया था, इथेन 1,2 डायमाइन, तो वो 2 जगह जुड़ गया, फिर वापस उसका कलर चेंज हो गया, फिर वापस 2 H2O निकाल के वापस एक EN डाल दिया, तो लास्ट में हमारे पास निकल EN3 बचा था, और सारे के सारे H2O निकाल दिए थे। जितनी भी बार भी हम ट्वाइस H2O निकालते जा रहे हैं, कलर चेंज हो रहा था। वो जो हमने मेटल कार्बोनिल के साथ जो रिएक्शन कर रहा है, इसके पहले वाली थियरी जो थी, मेटल कार्बोनिल लिगेंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ओके, वो हमने देखा था कल। ओके, तो वही चीज है क्या कि जो लिगेंड्स होंगे, और वो कौन से लिगेंड, सपोज स्पेशली किलेटिंग लिगेंड, स्पेशली वैसे भी पता चलेगा, लेकिन स्पेशली किलेटिंग लिगेंड जो होंगे, मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे, वो हमने डिस्कस किया हुआ ही था। ओके, जो साइक्लिक, जैसे कि ये रहा, कहां गया, EN बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स। ओके, तो कलर में देखा था ना वो तो हमने, ओके, कलर में देखा था, ये रहा। ओके, तो ये NiH2O6 था, और फिर क्या हुआ, फिर हमने EN डालते गए, तो एक EN डाला, 2 H2O गए, फिर से 2 H2O गए, और ये हमने गलती थी, वो हमने आइडेंटिफाई भी की थी, और सारे के सारे H2O चले गए और 3 EN आए, सबका कलर अलग अलग हो रहा था। तो वही चीज बता रहे हैं। अब ये जो EN है वो किलेटिंग लिगेंड है। किलेट क्यों है, क्योंकि वो 2 जगह से, हमने एक जगह पर तो उसका डायग्राम भी ड्रॉ किया था। ओके, कहां गया, EN क्रिस्टल फील्ड थियरी आ गई, ये तो ऊपर है ना, VBT में, अच्छा हाँ, आइसोमर्स में, यस, सिंपली CH2 NH2 CH2 NH2, तो वो 2 जगह पे लग जाएगा, ये रहा, ऐसे लगेगा। ओके, तो ये रहा हमारे पास, है ना, कहां गया, ये रहा। तो ये देखो, ये प्लेटिनम के साथ ऐसे EN, और ये पूरा, तो ये पूरा साइक्लिक बना, इसी को हम बोलते थे किलेट लिगेंड। डन, तो ये हमारा किलेट लिगेंड है। डन, ओके, तो वैसे ही सारे स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली कलर देखने को मिल जाएगा, तो वो बोल रहे हैं। और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट टेक्नोलॉजी तो अब कितनी आगे बढ़ गई है, तो डिफरेंट टूल्स का यूज करके तुम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट में है। ओके, सो इसीलिए लिखा हुआ है, डिटेक्शन तो कर दिया, उसके बाद एस्टिमेशन बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस करेंगे। जैसे उसका एक एग्जांपल भी गिवन है, देखो, से एग्जांपल्स ऑफ सच रिएजेंट्स इंक्लूड EDTA। ओके, जो हमारा है वही EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, मतलब ये वाला नहीं, लेकिन इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट हम लेते थे ना, वो वाला। फिर DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। ओके, डन, तो वो सारे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थॉल एंड क्यूप्रॉन। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे स्पेशल जो थे ना किलेटिंग लिगेंड, वही, ये भी उनमें ही आते हैं। हमने पूरे चैप्टर में किलेट लिगेंड तो ये नहीं यूज किया है, लेकिन ये सब भी उसी के अंदर आते हैं। EDTA का बीच में एक बार नाम आ गया था, अदरवाइज ये सारे के सारे जो है, तुम्हें बोले कि जस्ट नेम दी किलेटिंग लिगेंड और आइडेंटिफाई, MCQ गिवन हो, ABCDE सारे ऑप्शन है, उसमें से किलेट लिगेंड आइडेंटिफाई करो। मतलब क्या है कि वो 2 जगह, एक से ज्यादा, मोर देन 1 डेंटेट होंगे। ओके, मोनोडेंटेट नहीं होंगे।
तो क्या है, ये EDT है, DMG है, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थोल, क्यूप्रॉन, ये सारे के सारे क्या है हमारे किलेटिक लिगेंड। तो इसमें भी पर्टिकुलरली कलर आइडेंटिफिकेशन पहले हो जाएगा और कलर आइडेंटिफिकेशन के बाद हम डायरेक्टली डिफरेंट मेथड यूज करके हम उसका क्वांटिटेटिव कलर आइडेंटिफाई किया, मतलब कौन सा हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। डन। तो ये पहला पॉइंट कैसे याद रखोगे, पहला पॉइंट सिर्फ हमें ये याद रखना है कि लिगेंड और सेंट्रल एटॉम के बेस के ऊपर से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले करेंगे और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। याद रखने के लिए लिखना पूरा है तुम्हें, याद रखने के लिए सिर्फ तुम्हें यहां पर दो ही चीजें याद रखनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डन। पहला पॉइंट क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें लिखना क्या है, उसमें पहले तो ये पहला सेंटेंस तो इसी का लिखना है कि वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट वे, डिफरेंट जैसे बोला है ना, क्लासिकल मेथड से और इंस्ट्रूमेंटल मेथड से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और पहले हम लिगेंड कौन सा है, सेंट्रल एटम कौन से है, ओके, जैसे कि किलेटिंग लिगेंड बनेगा तो कलर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स में सिर्फ ये नाम लिख लो। डन। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो हार्डनेस ऑफ वाटर हमने ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं उनके कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्केलिंग होता है, ऊपर अगर हमने छत पर से मतलब वाटर टैंक में से पानी आ रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा स्केलिंग है मतलब क्या, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है। कौन से सॉल्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे इकट्ठा होके सारे के सारे जो हमारे टैप्स है, ओके, वहां पर व्हाइटिश हो जाएगा, नल के आसपास नीचे पाइपिंग में, ओके। तो वो स्केलिंग है, वो स्केल एक्चुअली है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, ओके। तो वही हार्ड बनाना है, वाटर को हार्ड वही बनाना है, जरूरी भी है लेकिन ज्यादा भी अच्छे नहीं है, ओके। तो हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2EDTA, देखो आया ये EDTA, ओके, Na2EDTA, the Ca+2 Mg+2 ions form stable complex, मतलब EDTA के साथ Na2 ने बनाया, पहला ही Na आया सोडियम डी ब्लॉक का नहीं है, ओके। सो EDTA Ca+2 and Mg+2 ions form stable complexes, चैप्टर खत्म हुआ है तब एस ब्लॉक आया, ओके, complexes with EDTA. The selective estimations of these ions can be done due to the difference in the stability constants ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। मतलब सिंपली तुम्हें यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। पहला पॉइंट मैं तुम्हें याद रखा रहा हूं, ये तो हमें पढ़ना ही है, फिर उसमें लिख देना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसके लिए होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से। तो उसमें क्या करते हैं हम, Na2 मतलब उसमें हम बना देते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हैं, कौन सा, Na2EDTA। तो बोल रहे हैं सिंपल टाइट्रेशन कर देंगे हम। हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेटेड, मतलब तुम पता कर रहे हो कि कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है वाटर, मतलब उसमें कितने ज्यादा अमाउंट ऑफ Ca और Mg अवेलेबल है, ओके। ये तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो कैसे, टाइट्रेशन मेथड से। किसके साथ टाइट्रेशन करोगे, Na2EDTA। ये क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बस हो गया हमारा काम, डन, ओके। तो हमने क्या किया, क्या यहां पर एस्टिमेट किया, क्या एस्टिमेट किया, ये दोनों की क्वांटिटी कितनी है वो एस्टिमेट किया हमने, ओके। हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसमें कहां आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात कहां हुई, उसका जो करेंगे एक्सपेरिमेंट, सिंपल टाइट्रेशन करेंगे, उसमें ये जो हम Na2EDTA यूज कर रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल है, ओके। चलो थर्ड पॉइंट, some important extraction process of metals like those of silver and gold, okay, silver and gold AgAu make use of complex formations, मतलब कि प्योरिफिकेशन, जैसे कि हमें सोना मिले, चांदी मिले, तुमने शायद टीवी में या कहीं पर देखा होगा कि पूरे के पूरे ब्लॉक और पूरे के पूरे पत्थर, KGF देखा है, KGF, ओके। तो उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे ईंटें ब्रिक्स होती है, ओके, ब्लॉक बोलते हैं उसे, वही है पूरा का पूरा किसका, गोल्ड का। तो वो तो एक स्टोन के जैसे मिलता है, ऐसे ब्लॉक थोड़ी मिलेंगे, ओके, जस्ट लाइक स्टोन ही मिलेंगे नीचे से कोई भी रैंडम शेप में, ओके। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं होगा, ओके। तो उसको हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो वो प्योरीफाई करने के लिए भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि अंदर डालेंगे पर्टिकुलर चीजें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डालेंगे तो होगा क्या, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसमें से Ag और Au अलग हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना,
हमें हमारा जो चाहिए था वो मिल गया। डन। तो वही चीज बता रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक दोज ऑफ सिल्वर गोल्ड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। जैसे कि एग्जांपल गिवन है, गोल्ड फॉर एग्जांपल कंबाइंड विद द साइनाइड, साइनाइड के साथ वो कंबाइन हो जाएगा, कौन? गोल्ड। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटी AuCN2। देखो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन गई, मतलब गोल्ड है पर्टिकुलरली तुम्हारा कोई भी इंप्यूरिटीज के साथ, अब तुम उसको अंदर डालोगे, क्या डालोगे? साइनाइड डालोगे, वाटर डालोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऐसा सब दिया तो तुम्हारा गोल्ड वो मटेरियल जो इंप्यूरिटी है उसको छोड़ के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। डन। इसके साथ कनेक्ट हो गया तो हम वहां से निकाल सकते हैं। इन एक्वेस सॉल्यूशन गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन द मेटालिक फॉर्म फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ जिंक। तो इसके अंदर ये बन गया, अब इसके अंदर जिंक डालेंगे तो जिंक वापस साइनाइड के साथ रिएक्शन कर देगा और हमें अपना Au मिल जाएगा। समझ में आया? क्या किया हमने? Ag है, Au है, इंप्योरिटीज वाला है, तो उसमें हमने साइनाइड डाल दिया, पानी डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, तो हुआ क्या? साइनाइड ने Au के साथ रिएक्शन कर दी, गोल्ड के साथ रिएक्शन कर दी, तो हमें गोल्ड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल गया। लेकिन हमें गोल्ड कहां मिला? अभी गोल्ड नहीं मिला। अब फिर से उसके अंदर हमने जिंक डाल दिया, तो जिंक साइनाइड के साथ रिएक्शन कर देगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन किसके साथ? ये रिएक्टिविटी सीरीज गोल्ड के कंपेयर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, पता है ना? अरे गोल्ड और सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्ट, इसलिए तो हम ज्वेलरी बना के पहनते हैं। अगर रिएक्टिव होता तो वो तो खत्म होता जाता। लेने गए थे तो 70,000 देने जा रहे हैं तो फिर कुछ आया ही नहीं। ओके, सो वैसा केस हो सकता है, तो वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो दैट इज द केस। दैट्स व्हाई क्या हुआ कि हमने साइनाइड डाल दिया। कोई आया है उधर? प्रिंस। अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पे सूटेबल है ना? ओके हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है? Ag है, Au है, इंप्यूरिटीज के साथ है, हमने साइनाइड डाला, वाटर डाला, ऑक्सीजन डाला, तो Ag ने अपना कॉम्प्लेक्स बना दिया। Ag ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, अभी भी Ag या Au तो मिला नहीं, Ag सिल्वर और Au गोल्ड, तो अभी भी हमें नहीं मिला। हमें नहीं मिला तो हम जिंक डालेंगे। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी सिंपली, तो जिंक चला जाएगा हमारे Ag या Au के स्थान पर, उसकी जगह पर, और Ag और Au हमें मिल जाएंगे, सिल्वर और गोल्ड हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या किया हमने? प्रोसेस किया ना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया। ओके, मतलब जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ओके, तो वही चीज यहां पर यूज होती है। सिंपल था। उसी के जैसा दूसरा, ओके, सिमिलरली प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स कैन बी अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब दूसरे जो मेटल्स होते हैं उसमें भी इसी मेथड से सिमिलरली उसमें से मतलब इंप्योरिटीज को दूर करके हम प्योर मेटल्स गेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल है, इम्प्योर निकल गिवन है, तो इम्प्योर निकल गिवन है इज कन्वर्टेड टू NiCO4 व्हिच इज डीकंपोज्ड टू यील्ड द प्योर निकल। तो ये कैसे बनाया? ये भी वैसे ही बनाएंगे। कैसे? जैसे कि निकल इंप्योरिटीज के साथ है, अब इंप्योरिटीज के साथ है तो तुमने कार्बोनिल डाल दिया, कार्बोनिल डाल दिया तो उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब उसको डिग्रेड कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो तुम्हें प्योर निकल मिल जा रहा है। ये भाई साहब किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। तुम तो डिस्प्लेसमेंट भी करवा सकते हो निकल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डालकर। डन। तो ये पूरे के पूरे 2 पॉइंट एक साथ में ले लेना। कौन कौन से? ये वाला और नेक्स्ट वाला। पहला पॉइंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, दूसरा पहला पॉइंट वो था, दूसरा पॉइंट था हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, 2 पॉइंट हुए। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा है? थर्ड और फोर्थ को एक ही जगह रखो, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा है हमारा? से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में थर्ड पॉइंट है AgAu के लिए, और फोर्थ है हमारा वही सेम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मतलब प्योर मेटल चाहिए हमें, फ्रॉम इंप्योरिटीज निकाल देनी है, वहां पर निकल का एग्जांपल। 4 हो गए। ओके चलो, देन नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखो ये ग्रुप बना रहे हैं हम, पहले 2 सिंगल है, थर्ड और फोर्थ एक ही ग्रुप में है। ओके, फिर बायोलॉजिकल आएंगे ना, वो सारे एक ग्रुप में रखेंगे हम। चलो, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आ गया बायोलॉजिकल। ओके, तो 1 बाय 1 देखते हैं। चलो, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। याद करो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वही होता है क्लोरोफिल में। ओके, तो वो फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। ओके, सो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, तो ये पहला हुआ एक। देन दूसरा,
हीमोग्लोबिन, ये भी पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में ही, हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड विच एक्ट्स एज द ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को वही ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। इसीलिए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन कम है, इनका हीमोग्लोबिन ज्यादा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर ही जा रहा है। मतलब हीमोग्लोबिन अगर कम है तो करियर ही कम है। मतलब ऐसा समझो कि ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा में जगह ही 3 है और तुम्हारा ऑक्सीजन की अमाउंट है 300, तो 300 लोगों को 3 की सीट में कैसे बैठाएंगे। मतलब ऑटो रिक्शा कम है तुम्हारी, तो तुम्हारी एक ऑटो रिक्शा नहीं, तुम्हें सपोज 100 ऑटो रिक्शा लानी पड़ेगी। ओके, तो वो 100 ऑटो रिक्शा में जाएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा बढ़ानी पड़ेगी, मतलब नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को वो कैरी करके सारे के सारे बॉडी में सेल के पास पहुंचा दे। अगर नहीं है तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, फिर भी सारे सेल के पास वो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग एजेंट, ट्रांसपोर्ट वाला ही नहीं, पोस्टमैन ही नहीं है, तो वहां से भेजने वाला है, रिसीव करने वाला है, लेकिन पोस्टमैन ही नहीं है, बीच वाला ट्रांसफर करने वाला, तो कोई फायदा है नहीं। ओके, तो वो काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो ये दूसरा हो गया हीमोग्लोबिन का। ओके, वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आयरन का। ओके, तो पहला आ गया हमारा मैग्नीशियम का, दूसरा आ गया हमारा आयरन का, देन थर्ड विटामिन B12। बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था साइनोकोबालेमाइन, याद आया उसका नाम। ओके, तो साइनोकोबालेमाइन उसका नाम, देखो वहां नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है, बुक में वहां नहीं लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो साइनोकोबालेमाइन ये है हमारा क्या, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, द एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर इज अ डिजीज, ओके, इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। यस, ओके, तो ये भी लिख दिया हमने। अमोंग अदर कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विद कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस आर द एंजाइम्स लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइड पेप्टिड, क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ओके, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A and carbonic anhydrase, that is catalyst of biological system. Done? तो वो बायोलॉजिकल नाम है इसीलिए थोड़ा, लेकिन स्पेलिंग अच्छे से, हाँ बोलने में कैसा भी हो, स्पेलिंग अच्छे से सही सही लिख देना। ओके, तो क्या है कि अमोंग दी अदर, ये 3 तो हमने लिख दिए, कौन कौन से, पहला हमने लिख दिया क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दूसरा हमने लिख दिया हीमोग्लोबिन का जिसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और थर्ड हमने लिख दिया विटामिन B12 का जो साइनोकोबालेमाइन है, वो किसका है, कोबाल्ट का, और क्या। ओके, साइनोकोबालेमाइन, तो वो 3 तो हमने लिख दिए। उसी के जैसे दूसरे भी हैं, तो बोल रहे हैं क्या कि दी एंटी पर्नियल, ये जो विटामिन B12 है उसका, ये तो हमने वहां पर भी देखा था कि वो डेफिशिएंसी हो तो कौन सा होता है, यही नाम था। ओके, तो वो लिख दो। देन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट। Among the other compounds of biological importance with the coordinated metals are the enzymes. तो कोऑर्डिनेटेड मेटल्स के साथ जो जुड़ेंगे वो एंजाइम है, कौन कौन से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। डन। ओके, एंजाइम्स के नाम लिख देने हैं, दैट्स इट। जैसा है डिटो लिख देना है, ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को तो याद रख के लिख देना है, दैट इज डन। ओके, तो ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल। फिर से पहला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा हार्डनेस ऑफ वाटर, तीसरा और चौथा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इंप्योरिटीज दूर कर देंगे। तो उसमें थर्ड पॉइंट था हमारा AgAU के लिए, जिसमें हम साइनाइड डाल रहे थे, साइनाइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन डाला, कंपाउंड बन गया, फिर उसमें वापस तुम जिंक डाल दो तो तुम्हारा Ag और AU तुम्हें फिर से मिल गया। अच्छा, फिर फोर्थ में सेम प्रोसेस है, लेकिन तुम्हें वहां पर कौन से को, जैसे कि कोई भी मेटल को कर सकते हैं, वहां पर हमने एग्जांपल लिया निकल का, तो वही निकल है, कोबाल्ट डाला, कोबाल्ट और निकल का मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, उसको डिकम्पोज करेंगे तो हमें हमारा प्योर निकल मिल जाएगा। 4 पॉइंट वो हो गए। 5th पॉइंट हमारा क्या है, पूरा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम के रिलेटेड। ओके, तो पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के रिलेटेड कौन कौन से है, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल कंपाउंड है मैग्नीशियम का। देन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर जो है वो है आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विटामिन B12 जिसकी डेफिशिएंसी से ये पर्निशियस एनीमिया होता है, ओके, तो वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका, साइनोकोबाल्टेमाइन, मतलब उसका नाम है, B12 का नाम है ये तो साइनोकोबालेमाइन, लेकिन वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोबाल्ट। ये 3 देखे, और एंजाइम्स के नाम याद रख लो, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते। डन। ओके, तो ये हमारे हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज द कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो
तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी ये यूज होते हैं। बस पहला सेंटेंस ये है। कौन से? एग्जांपल, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारा रोडियम, कहां गया, ये रहा, PH3P थ्राइस RHCl। ओके, तो ये हमारा रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। और विल्किंसन कैटालिस्ट, याद रखना विल्किंसन कैटालिस्ट कौन सा है, तो ये हमारा, याद रखना, पूछा जाता है 1 मार्क में, ये ऑलरेडी PYQ है। ओके, विल्किंसन कैटालिस्ट is used for hydrogenation of alkenes। तो जैसे हम बोलते थे ना, क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीनेशन, नाइट्रोजन डालोगे तो नाइट्रेशन, वैसे ही हाइड्रोजन डालेंगे तो हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो अल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के लिए, अल्कीन है उसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, अल्केन मिल जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो, और क्या। ओके, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कीन है और बहुत ज्यादा अमाउंट में तुम्हें अल्केन चाहिए, तो विल्किंसन कैटालिस्ट यूज करते हैं। ये विल्किंसन कैटालिस्ट ही क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां डालने की क्या जरूरत थी, यहां डाल के ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काम करता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। डन। ओके, तो अगेन फिर से रिवीजन, एक एक पॉइंट के बाद रिवीजन कर ले। पहला था हमारा क्या, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दूसरा था हार्डनेस ऑफ वाटर, थर्ड एंड फोर्थ था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, फिफ्थ था हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, सिक्स्थ था हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम के बाद सिक्स्थ था हमारा यही वाला, कौन सा, इंडस्ट्रियल। ऐसे याद रख लो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज होता है। ओके, तो ये सिक्स्थ था। सेवेंथ, आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस देन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मेटल आयंस। मतलब हमने, याद हो तो हमने 10th में और 11th में ये सब चीजें डिस्कस की है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो पर्टिकुलरली क्या, जैसे कि हम नीचे हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, हमारा कैथोड है, एनोड है, तो सपोज हमने यहाँ पर इम्प्योर कॉपर लिया हुआ था, यहाँ पर प्योर कॉपर का पतला सा सलिया हमने रॉड लिया हुआ था, इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड बनाया था, फिर हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे तो वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ से निकलेगा, ये जो इम्प्योर कॉपर है वो निकलेगा, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएगी, जिसको हमने एनोड पंक ऐसा बोलते थे। ओके, और से उसका दूसरा नाम क्या था, एनोड, एनोड पंक और एनोड क्या, मड। ओके, एनोड मड बोलते थे। ओके, सो वो नीचे बैठ गया और जो प्योर है वो यहाँ आके चिपक जाता था, तो वो प्योर कॉपर का पूरा प्लेटिंग मिलता था। तो वो तो कॉपर है इसलिए कॉपर का मिलेगा, अदरवाइज जैसे तुम्हें गोल्ड का करना है तो पूरी की पूरी, जैसे कि लॉर्ड और से भगवान की स्टेचूज हो तो उस पे तुम्हें पर्टिकुलरली प्लेटिंग करना है, पूरा का पूरा गोल्ड का स्टेचू नहीं है। ओके, लेकिन सिर्फ प्लेटिंग, गोल्ड का प्लेटिंग कर देना है मूर्तियों के ऊपर। ओके, या सिल्वर का प्लेटिंग करना है, तो वो जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उससे भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले ले, ओके, मतलब जैसे नॉर्मल तुम कॉपर सल्फेट ले लिया और फिर तुमने किया तो कॉपर का प्लेटिंग हो जाएगा, डन। लेकिन तुम कॉपर सल्फेट ना लेके कॉपर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला सॉल्यूशन ले लो, तब भी कॉपर का प्लेटिंग होगा, लेकिन ये कॉपर का प्लेटिंग स्मूथली, इजीली, ज्यादा क्वांटिटी में, सब कुछ क्वालिटी वाइज ये 1 नंबर का मिलेगा, डन। तो ये उसका बेनिफिट है। फिर से पढ़ता हूं, आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि देखो AgCN2 का सॉल्यूशन है तो यहां से तुम्हारा प्लेटिंग किसका होगा, सिल्वर का, Ag है ना। वैसे ही देखो AuCN2 का भी कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हारा Au का प्लेटिंग हो जाएगा, देन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिंपल मेटल आयंस, डन। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। देन नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद द हाइपो सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व्स द undecomposed AgBr to form a complex ion AgS2O3 twice minus 3। ये सब ना रख के तुम सिर्फ यहाँ पे खत्म कर दोगे ना, कॉम्प्लेक्स का नाम यही याद रखोगे तो चलेगा, जितना ऑड हो और ना याद रखना हो तो चलेगा। यहाँ पर तो तुम्हें पता ही है, AU है तो CN2 लगा दो, Ag है तो CN लगा दिया डायरेक्टली, यहाँ पर AgCN2 लगा दिया, डन। ये दो लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर भी 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया, ये 2 लगाया इसीलिए -1 है, अदरवाइज तो Ag+1 होता है, तो Ag+1 होता है तो ये -1, तो -1 के -2 है तो -2 + 1 मतलब -1 बचा, वो लिखो। ओके, तो सिंपल तो लिख लो, लेकिन ऐसा कुछ ऑड हो तो सिर्फ वर्डिंग में लिख दो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, डन। ओके, सो इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म, जो डेवलप्ड फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मतलब पहले वाली, अभी ये फोन वाली नहीं जिसमें रोल डाला जाता था,
और फिर उसको हम वॉश के लिए देते थे, फिर वो सुबह दिए तो शाम को अभी आता है, लेकिन पहले तो 1 वीक के बाद 15 दिन के बाद आते थे फोटोग्राफ्स। ओके, तब की बात है। ओके, जब मैं तुम्हारे जितना था तो ऐसे होता था। ओके चलो, तो क्या बोल रहे हैं कि द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग, तो उसको वॉश करना पड़ेगा पूरा का पूरा अंदर। देखा हुआ है टीवी में या कहीं पर देखा हुआ है, ऐसे होता था पहले। मतलब हमारा कैमरा है, उसके अंदर ऐसे रोल आता था ऐसे, तो वो रोल के अंदर पूरी की पूरी फिल्म है। फिल्म तो देखी होगी ना तुमने मूवी में, कि ऐसे पूरी फिल्म है, पर्टिकुलरली प्लास्टिक जैसी लगती है। जैसे हम वो एक्सरे निकाले तो कैसे प्लास्टिक जैसा होता है, तो वैसे पूरी की पूरी फिल्म होती है, उसके अंदर फोटोग्राफ्स हमने खींचे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव्स बोलते हैं उसे। फोटोग्राफ खींचे, वो फोटोग्राफ की नेगेटिव उल्टी वाली इमेज उसके अंदर होती है, फिर उसको हम वॉशिंग के लिए देते हैं। फिर वो 15 दिन, 7 डेज, 3 डेज, 4 डेज, उसके बाद वो वॉश करके अच्छे से उसमें से प्रिंट निकालेगा फोटोग्राफ और फिर हमें देगा। ये तब की बात है जब डिजिटलाइजेशन पहले से हुआ, इतना नहीं हुआ था जितना अभी है। ओके, तो होता क्या है कि वहां दे दिया तो वो रूम जो होता है ना, पूरा का पूरा डार्क रूम होता है और पर्टिकुलरली रेड कलर की लाइट्स होती है और वो ऐसे वॉश करता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर सनलाइट मिल जाए ना तो वो बिगड़ जाएगा। अगर उसको सनलाइट मिल जाए, इसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव्स है उसको सनलाइट अगर मिल जाएगी, ओके, तो वो बिगड़ जाएगा, फोटोग्राफी बिगड़ जाएगा। मैंने किया हुआ है ऐसा, मतलब पता नहीं था जब साइंस, तो क्या करते थे, फोटोग्राफ खींचा और फिर अंदर कैमरा है, रोल है या नहीं, निकाला, हाँ है, फिर से डाल दिया, फिर फोटोग्राफ खींचा, फिर वापस हाँ सही है, फिर से डाल दिया। ये एक बार ही निकाला ना तुमने, सारे के सारे गए, उसको निकाल नहीं सकते। एक बार तुमने कैमरा में रोल फिट कर दिया, फिर तुम फोटो खींचते रहो। 32, 36 फोटोग्राफ्स होते थे एक रोल में, उतने खत्म हो तभी उसको निकालना है और फिर डायरेक्टली उसको वॉश के लिए दे देना है। तुम एक बार निकालोगे, 2 बार निकालोगे तो वो फोटोग्राफ्स बिगड़ जाएंगे सनलाइट गिरने की वजह से। ओके, तो वो उस जमाने की बात है। ओके, भिड़े के जमाने की बात अच्छा चलो, सो इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व्स द, मतलब हाइपो सॉल्यूशन क्या करेगा, डिसॉल्व्स द डीकंपोज AgBr होगा। डीकंपोज हो गया उसका तो कुछ नहीं, लेकिन जो अनडीकंपोज है, जो डीकंपोज ना हो पाए, डीकंपोज मतलब खत्म हो जाना, टूट जाना। ओके, तो जो ना टूटे वैसा जो AgBr है, ओके, अनडीकंपोज्ड AgBr टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन AgS2O3 twice -3, मतलब जो अनडीकंपोज्ड AgBr है ना, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हम सॉल्यूशन से धो रहे हैं ना, हाइपो सॉल्यूशन से, तो AgBr सॉल्यूशन जो है हमारा, उसके साथ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दे रहा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इजीली निकाल सकते हैं। डन। ओके, तो ये था, इतने डिटेल में हमें लिखना भी नहीं है और समझना भी नहीं है, ये तो हमें समझ रहे हैं। लेकिन सपोज यहाँ फोटोसिंथेसिस आया तो हम फोटोसिंथेसिस समझ रहे थोड़ी बैठेंगे अभी, हमें पता ही है क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट गेन करता है, वाटर भी होता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन देता है, नीचे से भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा रूट्स में से एंड और, तो वो सब यहाँ पर नहीं, क्लोरोफिल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का, बात खत्म। डन। ओके, तो दैट इज द केस। हाँ, आगे लास्ट पॉइंट, देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ किलेट थेरापी। फिर से किलेट आया। ओके, सो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ किलेट थेरापी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी किलेट थेरापी। किलेट थेरापी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। ओके, एन एग्जांपल इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शंस इन प्लांट एंड एनिमल सिस्टम। प्लांट में या हमारे में भी अगर टॉक्सिक, जैसे कि तुमने बहुत ज्यादा, तुम्हारे बॉडी में आयरन नेसेसरी है, ओके, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा आयरन आ गया, ओके, तो वो फिर नहीं, अति बोलते हैं ना, अति मतलब ज्यादा, वो हमारे गुजराती हिंदी में भी फ्रेजेस है ना, कहवत है ना, ओके, अति होगा ना तो वो नाश ही होता है। मतलब कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं, मतलब एक लिमिट में होना चाहिए सब कुछ। अगर ज्यादा भी होगा, हम बोलेंगे सर अच्छी चीजों में ज्यादा, अच्छी चीजें कौन से, किसको हम अच्छा मान रहे हैं, ओके, तो उसका अच्छी चीज का भी एक लिमिट है। जैसे हम बोलेंगे पानी अच्छा है हमारे लिए, पीने के लिए अच्छा पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीना, अरे हाँ ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन 10 लीटर पानी एक दिन में नहीं पीना चाहिए। ओके, पानी अच्छा है लेकिन तुम 10 लीटर पी लिए, अब जाओ वॉशरूम, टॉयलेट, लेटरिन ही करते रहो। क्यों? क्योंकि बॉडी में सॉलिड और गैस कम हो गया और लिक्विड ही भर गया। ओके, तो अच्छा तो है लेकिन उसका प्रोपोर्शंस है। ओके, तो वो बात है। चलो, तो क्या कि अगर टॉक्सिक
मटेरियल ज्यादा इकट्ठा हो गए तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम पर्टिकुलरली मेडिसिन खाएंगे, वो मेडिसिन में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो जो अंदर टॉक्सिक है ना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा और उसको फिर कोई भी वे में लेट्रिन और से यूरिनेट करके वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। Thus excess of, देखो कॉपर आया, Thus excess of copper iron are removed by chelating ligands, लिगेंड्स का नाम भी गिवन है। ओके, डी पेनिसिलेमाइन, ओके डी पेनिसिलेमाइन ये लिगेंड का नाम है, एंड डी स्फेरोक्साइम बी वाया द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब सिंपली क्या हो रहा है, ये जो किलेटिंग लिगेंड्स है कौन कौन से, ये और ये दो किलेटिंग लिगेंड्स है, नाम याद रखना। जहां याद, मैंने बोल रहा हूं ना, जहां नहीं काम का है मैं बोल दूंगा कि इसको याद मत रखना, ये याद रखने हैं एमसीक्यू में, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, गुजकेट हो, जेडब्ल्यू हो, व्हाटएवर। ओके, तो ये नाम सिर्फ एमसीक्यू में टिक करने के लिए। ओके, सो ये यूज होते हैं किलेटिंग लिगेंड। वो किलेटिंग लिगेंड्स क्या करेंगे, जो कॉपर और आयरन तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में है, तो वो कॉपर आयरन के साथ मिक्स होकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देंगे और फिर वो वॉश आउट हो जाएंगे। डन। ओके, वही चीज बता रहे हैं। ईडीटीए फिर से आया। ओके, सो ईडीटीए इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग हो जाए, लेड अगर ज्यादा अमाउंट में चला जाए, पॉइजनिंग हो जाएगा, तो ईडीटीए भी फिर से यूज कर सकते हैं। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स होता है, ओके, तो ग्रोथ, ट्यूमर्स का ग्रोथ होगा तो डेंजरस डेथ भी हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसा कुछ हो तो क्या बोल रहे हैं कि प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ, मतलब उसके ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। ओके, कौन, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल्स आर सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो सिस्प्लेटिन और रिलेटेड कंपाउंड्स है वो यहां पर यूज होते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट है हमारा, ये थियरी, लास्ट थियरी इंफॉर्मेटिव थी। यहाँ पे लॉजिकली जैसे हमने इसके पहले सब कुछ डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे T2G में से EG में जा रहा है, G लिखा नहीं लिखा, भाई डाइपोल मतलब वैसे हमारा सेंट्रल एटम है और लिगेंड आया, और फिर क्या हुआ, पर्टिकुलरली उनके बीच में गैप बढ़ गया, स्प्लिटिंग हो गया। ओके, तो क्यों स्प्लिटिंग हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, फिर रिपल्जन फोर्स बढ़ा, स्प्लिटिंग बढ़ गया, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो भी स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, लिगेंड ही कम है तो स्प्लिटिंग भी कम होगा। वो सब कुछ लॉजिकल सब हम समझ रहे थे, ये इंफॉर्मेटिव है, लेकिन ये भी पूछा जाता है, ये भी ऐसा नहीं है नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट है। डन। ओके, तो ये थी हमारी लास्ट थियरी। कितनी बार हमने वापस पहले वाले पॉइंट तो रिपीट किए, लेकिन ग्रुप में याद रखो और बुक में ग्रुप में ही गिवन है। ओके, जैसे हमने पहले पढ़े कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हार्डनेस ऑफ वाटर, देन हार्डनेस ऑफ वाटर के बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का है, देन बायोलॉजिकल सिस्टम का पॉइंट है, देन यहाँ पर है हमारा कौन सा से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटालिस्ट, रोडियम के बारे में, विल्किंसन कैटालिस्ट के बारे में बात की गई है, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे भी अल्किन में से अल्केन में बनाने के लिए, ये रहा इंडस्ट्रियल। ओके, तो इंडस्ट्रियल का एक पॉइंट है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसा याद रख लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एंड लास्टली मेडिसिनल केमिस्ट्री। डन। वर्डिंग से याद रखो, देखो सबसे पहले कितने पॉइंट हम जितने याद रहे इतने रखते हैं, फिर वापस हम स्टोरी बना देंगे। पहला पॉइंट, दो स्टोरी बना देते हैं, याद रह जाएगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा, से क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो तुम्हें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है और तुम जा रहे हो, तो तुम जहां जा रहे हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, तो जहां पे गए ना वहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, तो तुम्हें लगा अरे यार ये तो पानी भरा हुआ है, चलो हार्डनेस इसकी चेक कर लेते हैं, तो तुमने उसकी हार्डनेस चेक की, हो गया। दो हार्डनेस चेक की तो तुम्हें मिल गया कि यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कैल्शियम मैग्नीशियम तो मिल गए लेकिन वो इम्प्योर थे। ओके, तो तुम उसको प्योरीफाई करोगे। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स का है, अभी बना रहे जैसे स्टोरी बने वैसे। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट प्योरिफिकेशन का मेटल का है। तुम्हें लगा कि मैं कॉपर और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज चेक कर रहा हूँ, लेकिन इंप्योरिटीज में एक्चुअली था क्या, Ag, सोना और चांदी था Ag और Au था, तो वो भी तुम्हारा फायदा हो गया। तो थर्ड पॉइंट Ag का है, और थोड़ा बहुत फोर्थ पॉइंट जो हमारा है निकल का, वो भी है। Ag के साथ हमने क्या निकाला था, साइनाइड, और वहां निकल के साथ क्या निकाला हुआ है, कोबाल्ट। डन। ओके, सॉरी कोबाल्ट नहीं, CO, कार्बोनिल।
ओके, क्योंकि निकल तो ऑलरेडी सेंट्रल एटम है, तो कोबाल्ट फिर से कहाँ आएगा, वो कोबाल्ट भी तो सेंट्रल एटम है, तो CO आएगा, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो ये तो हमने स्टोरी बनाई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हमने प्रोसेस भी कर दिया। अब प्रोसेस कर दिया, अब तुम चेक कर रहे हो कि यहाँ जहां तुम गए वहां पर एक प्लांट भी रखा हुआ है और वहां पर एक कुत्ता भी है, एनिमल। ओके, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ये सब कैसे हो रहा है, वो तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे हो रहा है वो चेक करने के लिए सबसे पहले तुमने प्लांट को देखा, तो प्लांट तो अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, तुमने देखा ये तो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसीलिए ग्रोथ हो रहा है। वहां पे आ गया क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का हमारा क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर तुमने देखा वो कुत्ते को ब्लड हो रहा था, ब्लड निकल रहा था, तो तुम्हें लगा ब्लड तो कम हो गया, ब्लड कम हो गया मतलब ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है। डन। ओके, तो वहां कौन सा होता था, हमारा आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो हीमोग्लोबिन भी हो गया, ये भी हो गया, फिर उसमें थर्ड भी था ना एक। ओके, एक थर्ड भी था ना, हीमोग्लोबिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन और हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ गया बायोलॉजिकल, ये रहा बायोलॉजिकल। ओके, हाँ, विटामिन B12 तुमने चेक किया तो उसके अंदर विटामिन B12 की भी कमी थी। ओके, कुत्ते के अंदर, तो वो भी हमने कर दी, साइनोकोबालेमाइन। ओके, तो वो भी हो गया। ओके, चलो, फिर उसके बाद तुमने देखा कि यहाँ पर तो तुमने एनालिसिस कर लिया, लेकिन अब ये तो छोटे लेवल पे एक लैब में गए थे और एनालिसिस कर लिया, अब तुम्हें बड़ा एनालिसिस करना है, तो तुम इंडस्ट्री में चले गए। जैसे ही तुम इंडस्ट्री में चले गए तो तुम्हें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी पता चली, विल्किंसन कैटालिस्ट, जिसमें हम अल्किन में से अल्केन बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इंडस्ट्री में भी तुमने चेक कर लिया। अब वो इंडस्ट्री से जैसे ही तुम बाहर गए तो वहां पर दूसरी भी इंडस्ट्री थी, वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही थी सोने चांदी की। ओके, तो सोने चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने एक और देख लिया, और फिर उसी के बाद थर्ड इंडस्ट्री, देखो 3 इंडस्ट्री एक साथ आ गई, ट्रिपल। ओके, पहली इंडस्ट्री कौन सी थी, अल्केन में से अल्केन बनाने की, विल्किंसन कैटालिस्ट की। दूसरी इंडस्ट्री तुम्हारी कौन सी आई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, और थर्ड इंडस्ट्री आई तुम्हारी फोटोग्राफी वाली। ओके, तो थर्ड इंडस्ट्री आ गई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली, उसका डाल दिया, और उसके बाजू में 3 इंडस्ट्री के बाजू में ही था एक हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में तुम्हें मेडिसिनल केमिस्ट्री में कैसे हमारे किलेटिंग थेरेपी यूज होती है वो हमें बताना है। ओके, तो उसमें पर्टिकुलरली ये जो किलेट लिगेंड है, ये दो उसके नाम याद रख लो, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और ये बाकी देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं किलेटिंग लिगेंड, और तो कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल, मतलब बॉडी में जो टॉक्सिक होंगे वो, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बॉडी के टॉक्सिक निकालते हो। फिर दूसरे क्या है, बॉडी में अगर लीड ज्यादा हो गया, कॉपर मतलब जैसे आयरन और कॉपर ज्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक है, फिर लेड ज्यादा हो गया तो भी EDTA आएगा। ओके, देन नेक्स्ट सम अदर कोऑर्डिनेशन, जैसे कि वो कैंसर वाला। ओके, तो वहां पे सिस्प्लेटिन, तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होगा उसके ग्रोथ को रोकने के लिए, ट्यूमर के ग्रोथ को रोकने के लिए, तो सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो ये हमारा हॉस्पिटल भी होगा। ओके, तो स्टोरी क्या बनी, स्टोरी ये बनी कि तुम जा रहे हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, वहां पर तुम्हें पानी मिला, हार्डनेस ऑफ वाटर में तुमने चेक किया तो मैग्नीशियम और कैल्शियम था। फिर उसमें से तुम देखा तो उसमें इम्प्योरिटीज, तो इम्प्योरिटीज मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, उसमें सोना चांदी और निकल आ गया, वो सब तुमने कर दिया। फिर आगे तुम गए तो वहां पर प्लांट भी था, बायोलॉजिकल। ओके, तो प्लांट था और हमारा कुत्ता पड़ा हुआ था, प्लांट है तो क्लोरोफिल आ गया मैग्नीशियम का। ओके, फिर कुत्ता पड़ा हुआ है तो कुत्ते का तुमने देखा ब्लड निकल रहा है, तो वहां पर आयरन का ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर कुत्ते के बाद उसको तुम्हें पता चला उसमें विटामिन B12 की भी कमी है, तो विटामिन B12 की कमी है इसलिए वो कोबाल्ट का हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां पर यूज हो गया। ये सब कुछ तुमने कर लिया। अब तुम गए इंडस्ट्रियल लेवल पे जहां पे अल्किन में से अल्केन बन रहा है, तो वो कौन सा है हमारा, से विल्किंसन कैटालिस्ट। ओके, तो अल्किन में से अल्किन बना इंडस्ट्रियल लेवल पे। अच्छा, उसके बाजू में गए तो वहां पर भी दूसरी उससे छोटी इंडस्ट्री है, वो है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, सोने चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है उसकी इंडस्ट्री। फिर वहां से निकल के बाहर गए तो वहां तीसरी इंडस्ट्री थी, उससे भी छोटी, पहले बड़ी फिर छोटी वैसे, तो तीसरी इंडस्ट्री थी कौन सी, फोटोग्राफी की, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की। और उसी के बाजू में 3 इंडस्ट्री के बाजू में ही क्या था, एक हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में मेडिसिनल केमिस्ट्री में कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं वो हम देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि बॉडीली टॉक्सिक होंगे, तो बॉडीली टॉक्सिक जैसे कॉपर और आयरन के बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाए तो वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब पर्टिकुलरली 2 हमने याद रखे हुए, D-पेनिसिलिनामाइन एंड D-स्फेरोजाइम। ओके, तो वो जो 2 हमारे एंजाइम्स है, याद रख लेना अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए लेकिन स्पेलिंग याद रख लेना। ओके, वो 2 यूज हो रहे हैं
ओके तो वो 2 टॉक्सिक को निकाल देंगे। दूसरा ट्यूमर्स के लिए भी हम यूज करते हैं सिस्प्लेटिन, प्लेटिन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर ईडीटीए का भी यूज करते हैं, लेड पॉइजनिंग हो गया हो तो दैट्स इट, हॉस्पिटल का काम भी खत्म हो गया। डन। ओके तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने स्टोरी वाइज हमने पूरी की पूरी थियरी याद कर ली। डन। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ गया? इजी लगा ना? ऐसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हमने आराम से जितना हो सके उतना डिटेल में जाके सब कुछ डिस्कस किया। अंडरस्टूड? ओके तो चैप्टर के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर दिए। ओके तो भी कोई भी डाउट हो, सेल्फ स्टडी में भी कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना। ओके तो पर्टिकुलरली मैं वीडियो शूट करके तुम्हें शेयर कर दूंगा। ओके तो तुम अपने टाइम पर वो डाउट्स देख सकते हो, कोई भी पढ़ाई में जो भी डाउट्स हो। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो मैं देखूँ कि अगर पर्टिकुलर टॉपिक्स अगर मैं तुम्हें दे सकूँ तो वो टॉपिक्स पहले पढ़ लो वो चैप्टर में, फिर बाकी का एक्स्ट्रा पढ़ते रहना। ओके दैट आई एम थिंकिंग, आज ही सोचा, तो वो मैं जैसे ही पता चलेगा मतलब कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी तुम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो तुम मुझे बता देना, सो दैट मैं जैसे ही डाउट लगे और लगे कि हाँ करना है, सो यू जस्ट मैसेज मी, तो मैं उसका वीडियो शूट करके पढ़ा कर तुम्हें तुम्हारे साथ शेयर करूँ। ग्रुप में ही करना, तो वो लोग भी देखना हो तो देख ले। डन। ओके तो ये थी हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री। अब टेस्ट रख लेंगे इसका, कब रखेंगे टेस्ट तुम बताओ?